जी हाँ, आज बात इस 1 घंटे में स्पेशल रिपोर्ट में रंग बना रसिया की होगी। इस 1 घंटे की रिपोर्ट में हम काशी के लोगों से भी बात करेंगे, आपको सुनाएंगे कि वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। यही वो बनारस है जो देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचाता है। लेकिन पूर्वांचल पर इतना जोर इस बार बीजेपी का क्यों है? पूर्वांचल का केंद्र और पूर्वांचल की दिशा तय करने वाला यही बनारस, यही काशी की धरती मानी जाती है। यही गंगा का यहाँ पर बहना, यही घाटों पर घंटियों की आवाज, यही शाम की आरती, यहीं पर लोगों की सुगबुगाहट तय करती है कि पूर्वांचल में लोग किस तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर काशी की धरती पर पहुंचने वाले हैं। आखिर पीएम इतना जोर पूर्वांचल पर इस बार क्यों दे रहे हैं? क्या अखिलेश और राजभर की जोड़ी यहां पर बीजेपी के लिए बाजी पलट सकती है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के लिए दीवाने और काशी उनके लिए दीवाना, और यहीं से पूर्वांचल पर एक बार फिर से अपने फतेह को साबित कर पाएंगे, अपने फतेह को, अपनी बाजी को कायम रख पाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये सबसे बड़ी जंग जो काशी की धरती से छिड़ी हुई है पूर्वांचल में, उसी पर हम 1 घंटे में आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ आज ये भी बताएंगे कि जो चुनावी रेड अखिलेश यादव के करीबियों पर किए गए हैं, उसमें आगे क्या निकला। आखिर ये चुनावी दंगल अल्लाह और मल्लाह तक कैसे पहुंच गया? क्या कह रही है बनारस की जनता, क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर? आज स्पेशल रिपोर्ट काशी से। क्यों बार बार यूपी जा रहे हैं प्रधानमंत्री? देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। 2022 में किसकी बाजी में है दम? उत्तर प्रदेश की जनता कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है, तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या अखिलेश के चलते बैकफुट पर है बीजेपी? सब मिल गए, एक साथ हो गए। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाई करेगी। केशव मौर्य को दिल्ली बुला करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनको सोफा पर बैठा के बतियाते हैं और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी को पैदल घुमाते हैं। ये है इन लोगों की हताशा, निराशा, बौखलाहट। यूपी की लड़ाई अल्लाह मल्लाह पर आई। अल्लाह अगर अल्लाह न चाहे और अल्लाह मल्लाह दोनों न चाहे तो कोई बीजेपी को बचा सकता है? बताओ। अखिलेश के करीबियों के घर रेड का सच। पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। तो पहली बार हुआ नहीं, क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था क्या? आखिर इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला बीजेपी के समय का मामला तो नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार का समय का मामला है। जोड़ी का जोर होगा या होगा बड़ा उलटफेर? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से ही अपने चुनावी रथ की शुरुआत की थी, और उसके बाद एक के बाद एक जीत के जरिए जो सियासत में दर्जा हासिल हुआ है बनारस, वो कहते हैं शुभ है उनके लिए। लेकिन क्या कहते हैं बनारस के लोग? क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 300 सीटें आएंगी, अखिलेश यादव कर रहे हैं 400 सीटों का दावा। क्या कहते हैं बनारस के लोग? उनसे पूछते हैं, क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या किसका पलड़ा भारी? योगी मोदी जी का ही पलड़ा भारी। क्यों? क्योंकि वो एक देश के गौरव है और विकास पुरुष हैं, जिन्होंने हिंदुत्व को दोबारा जगाया और वापस लाए हैं। और उन्होंने आप अयोध्या ले ले, मथुरा ले ले, काशी ले ली, सब जगह का एक नक्शा ही और काया पलट दी है। हिंदुत्व जगाने से क्या नौकरी, बेरोजगारी का खात्मा हो जाता है, सड़कें ठीक हो जाती हैं, विकास हो जाता है?
नहीं, बेरोजगार कोई नहीं है, सबको रोजगार मिला। काशी में इतना बड़ा कॉरिडोर बना है जिसमें पर डे मेरे हिसाब से 2500 लेबर काम कर रही थी, उन्हें क्या रोजगार नहीं मिला है? और आपको क्या लगता है? मोदी, घर घर मोदी, हर घर मोदी। क्यों? यहाँ मैं 2 साल पहले यहाँ आई और जब मैंने काशी को देखा और आज की बिल्कुल सब कुछ चेंज हो चुका है, बिल्कुल काया पलट दी उन्होंने। अब लग रहा है कि हाँ हम मतलब तिमकेश्वर भी गए और यहाँ आना बिल्कुल काशी नरेश, बिल्कुल मतलब अमेजिंग। इसलिए मैंने कहा था ना कि बनारस के लोगों से बात कीजिएगा तो जितने किस्से आपको नजर आएंगे उतने ही अलग अलग रंग नजर आएंगे, और इसीलिए रंग बनारसिया में कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन शाम के इस पहर में नाव से लोग यहाँ पर आरती देख रहे हैं और यहाँ पर आरती हो रही है। अब आरती के समापन का वक्त आ गया है, लेकिन देखिए जल्दी से ये रिपोर्ट जो ये सवाल खड़े करता है कि आखिर बार बार पूर्वांचल की तरफ क्यों आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 60 दिनों में पूर्वांचल का ये 8वां दौरा होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही मोदी फ्रंट फुट पर बैटिंग करते दिख रहे हैं। एक के बाद एक मोदी पूर्वांचल को बड़े प्रोजेक्ट की सौगात दे रहे हैं। 20 अक्टूबर को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण, 25 अक्टूबर को पूर्वांचल के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण, 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन, 7 दिसंबर को गोरखपुर में एम्स की सौगात, 11 दिसंबर को बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना, 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर की सौगात, 21 दिसंबर को प्रयागराज में योजनाओं का उद्घाटन, 23 दिसंबर को वाराणसी में अमूल प्लांट समेत कई योजनाओं का उद्घाटन। चुनाव से पहले सौगात की टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल यह है कि बीजेपी को चुनाव में हार का डर सता रहा है, तो क्या पूर्वांचल पर पूरा जोर लगाने के पीछे सियासी जमीन खोने का डर है या फिर चुनावी प्रयोग है? हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है, जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई। मोदी जिस तरह से बार बार पूर्वांचल के दौरे कर रहे हैं, वो इस इलाके की लगातार बढ़ती राजनीतिक अहमियत को दर्शाता है। पिछले 2 महीनों में बीजेपी ने पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंक दी है। अग्रिम पंक्ति पर मोर्चा खुद मोदी ने संभाल रखा है। लड़ाई योगी बनाम अखिलेश कम, मोदी बनाम अखिलेश ज्यादा नजर आ रही है। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। लाल टोपी के बारे में या लाल रंग के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले भी बोल चुके हैं। ये लाल रंग इमोशंस का है। भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। हर एक के जीवन में लाल रंग है। जीवन तब है जब लाल रंग उसके अंदर है। हमारे आपके खून का रंग क्या है? लाल है। लाल रंग क्रांति का भी है, लाल रंग बदलाव का भी है, और लाल रंग ऐसा है कि कोई अगर उसको इस्तेमाल करता है तो अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। भावनाओं का रंग है। भावनाएं भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। योगी आदित्यनाथ की नगरी से मोदी ने अखिलेश यादव पर यही सबसे बड़ा हमला किया था। उसी पूर्वांचल से जहां से नरेंद्र मोदी चुनकर आते हैं, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, जहां से अखिलेश यादव सांसद हैं। यानी पूर्वांचल सिर्फ चुनावी हार जीत के नजरिए से अहम नहीं है, बल्कि साख की लड़ाई का भी केंद्र है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है,
जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। विकास के प्रति जो जज्बा होना चाहिए था, उस जज्बे को पंख नहीं मिल पा रहे थे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद के उन सभी सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज उसका साकार रूप देखते हुए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा पे भरोसा किया, बहुमत दिया, यहाँ पर योगी सरकार बनी और जो योगी सरकार ने काम काज अपमानित हुए लोग, फेक इनकाउंटर्स में नंबर 1, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां, माताएं इस प्रदेश में हैं। तो इसलिए ये प्रदेश की जनता नई सरकार चाहती है। पूर्वांचल में 2017 में बीजेपी ने विरोधियों का सफाया कर दिया था, लेकिन 2022 में अखिलेश यादव 2017 की हार से सबक लेकर चुनावी दंगल में उतरे हैं। बीजेपी के हर दांव पर अपना दांव चल रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी नाम का मतलब क्या है। क्या पूर्वांचल में अखिलेश यादव की रैलियों में जुट रही भीड़ की वजह से बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है, या फिर हर चुनाव की तरह बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनावी मोड में आ गई है? वैसे राजनीतिक विश्लेषक पूर्वांचल में मोदी की सक्रियता को पश्चिमी यूपी में होने वाले नुकसान की भरपाई वाले चश्मे से भी देख रहे हैं। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। मोदी और योगी की जोड़ी इस बार उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह हैं, जो चुनावी रणनीति बनाते हैं और कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा मौजूद रहता है जिसके जरिए वो आखिरी वक्त में बाजी पलट देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने इसी शह और मात के खेल में बीजेपी को बंगाल में मात दे दी। बंगाल में मात मिलने के बाद क्या इस बार भरोसा किया जा सके कि रणनीतिकार बीजेपी में कुछ कमाल इस बार उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे? आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि क्या इस बार अखिलेश यादव अमित शाह की उस रणनीति का काट खोज पाते हैं। जल्दी से 1-2 लोगों से यहाँ पर बनारस की बात कर लेते हैं, फिर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है? हमेशा कहा जाता है मोदी शाह की जोड़ी, मोदी योगी की जोड़ी बाजी मार लेती है। क्या अखिलेश यादव काट खोज पाएंगे? नहीं, कोई भी काट नहीं खोज पाएंगे। इस बार भी मोदी और योगी की ही सरकार बनेगी। क्यों? और अभी मोदी जी ने एक यूपी के लिए स्लोगन भी दिया है, यूपी प्लस योगी, यूपी के लिए बहुत है उपयोगी। ये बिल्कुल साबित होएगा, यूपी के लिए मोदी जी ही और योगी ही उपयोगी हैं। वो ही कार्य कर सकते हैं और वो ही कार्य करेंगे। लीजिए, उपयोगी आपने सुन लिया, योगी भी आप सुन रहे हैं, लेकिन योग किसका है इस रिपोर्ट में देखिए। इन्होंने जाति के लिए समाज को बांटा है, जाति के साथ भी छल कर अपने परिवार भरने का काम किया है। अकेले मोदी जी ऐसे हैं जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास ये लेकर आगे चल रहे हैं। मोदी और शाह की जोड़ी को अजेय माना जाता है। अब तक का चुनावी रिकॉर्ड इस जोड़ी के पक्ष में रहा, लेकिन 2022 में जोड़ी का जोर चलेगा या फिर होगा बड़ा उलटफेर। वैसे 2022 चुनाव बीजेपी के भविष्य के लिए कितना अहम है, ये अमित शाह की बातों पर गौर करके समझिए। मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति को सिरे चढ़ाना शुरू किया। इसमें उसे सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी खड़ी हुई चुनौतियों से निपटना है। रणनीति क्या होगी, जिम्मा बीजेपी के चाणक्य को सौंपा जा चुका है। अमित शाह अगले 10 दिनों में 7 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। शाह का मिशन यूपी 24 तारीख को प्रयागराज से शुरू होगा और 4 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान अमित शाह 21 सभाएं करेंगे और 3 रोड शो करेंगे।
140 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे। एक सभा में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे। विशेष ध्यान ओबीसी बहुल और सुरक्षित विधानसभा सीटों पर होगा। बड़ी बात यह है कि शाह 3 रोड शो करेंगे, अयोध्या, गोरखपुर और बरेली में। खबरों के मुताबिक अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद शाह का बड़ा रोड शो होगा। शाह के दौरे का प्लान सूबे के जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें ओबीसी बहुल सीट को खास तवज्जो दी गई। 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी जीती तो शाह ने ही उत्तर प्रदेश का चुनावी प्रबंधन संभाला था। शाह का मंत्र है बूथ जीता, चुनाव जीता। इस मंत्र के आधार पर शाह 300 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। मुझे बताइए, इस बार 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? अरे ऐसे आवाज आता है निषादों का भाई, जरा जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? कांग्रेस को यूपी के अंदर अकाउंट न खुले ऐसी स्थिति में लाएंगे क्या? सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे। उत्तर प्रदेश में अमित शाह के नेतृत्व में टीम तैयार हो चुकी है, जो जमीन पर काम कर रही है। पहले आपको मोदी और शाह की टीम के बारे में बताते हैं। राधा मोहन सिंह को राज्य का प्रभारी बनाया गया। सांगठनिक मामलों के हिसाब से राज्यों को 6 जोन में बांटा गया है। पश्चिमी यूपी के प्रभारी संजय भाटिया हैं। ब्रज के संजय चौरसिया, वाई सत्य कुमार को अवध का प्रभारी बनाया गया। वहीं सुधीर गुप्ता को कानपुर का, अरविंद मेनन को गोरखपुर और सुनील ओझा को काशी क्षेत्र का। अगर चुनावी प्रबंधन की बात करें तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। पश्चिमी यूपी के सह प्रभारी हैं कैप्टन अभिमन्यु। ब्रज क्षेत्र के चुनावी प्रबंधन संभालेंगे अर्जुन राम मेघवाल और विवेक ठाकुर। अवध क्षेत्र का चुनावी प्रबंधन सरोज पांडे को दिया गया है। कानपुर में चुनावी प्रबंधन शोभा करंदलाजे के हाथों में। वहीं गोरखपुर में चुनावी प्रबंधन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर देखेंगे तो काशी का अन्नपूर्णा देवी। जो लोग जाति और परिवार की राजनीति करते हैं वो पारदर्शी सरकार नहीं चला सकते। जाति और परिवारवाद ही भ्रष्टाचार का जनक है और जो जाति और परिवार से राजनीति करते हैं वो भ्रष्टाचार विहीन शासन नहीं दे सकते। यूपी चुनाव में बीजेपी की चुनावी रणनीति क्या होगी, इसे समझिए। जाति आधारित समूहों के साथ बीजेपी गठबंधन करेगी। मोदी के सॉफ्ट हिंदुत्व और योगी के आक्रामक हिंदुत्व का फायदा उठाएंगे। रिपोर्ट कार्ड में बेहतर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, गरीब हितैषी नीतियां और मुफ्त टीकाकरण योजना को शामिल किया गया है। वहीं राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना को साधने के लिए अयोध्या में राम मंदिर, अनुच्छेद 370 का खात्मा, चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति की वापसी और काशी के पुनर्विकास की बात होगी। यूपी में बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के रूप में कड़ा प्रतिद्वंदी है, लेकिन कड़े प्रतिद्वंदी से निपटने के लिए बीजेपी के पास मोदी और शाह की जोड़ी है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर रोज एक नया मुद्दा आता है। हम आपको अल्लाह और मल्लाह वाले दाव के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले इनकम टैक्स की रेड के जरिए जो सियासी भूचाल हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं उस पर लोगों की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नाम तो नहीं लिया है, लेकिन कह रहे हैं दाल में कुछ काला है। आप लोगों का किस पर भरोसा होता है, मोदी या फिर अखिलेश? किस पर दाव लगाएंगे? मोदी पर। मोदी पर। क्यों मोदी पर? इसलिए क्योंकि इतने दिन हो गए हैं मोदी जी को आए, 2015 में 14 में आए, तब से एक भी उनपे ऐसा नहीं, किसी ने उंगली भी नहीं उठा के बोली कि भ्रष्ट है, किसी ने नहीं बोली। और जो वो अच्छे काम करते हैं ना, उंगली उसी पे उठा देते हैं। ये अच्छा काम हुआ, ये बताइए। काशी कॉरिडोर बनाया, हॉस्पिटल एम्स बनाया, कॉलेज भी बनाया, मंदिर भी बनाया, तो कहेंगे कि खाली मंदिर बनाए। रोजगार नहीं है, रोजगार की कमी है। जी मैम, रोजगार की तो कमी है। हमारे उसी को रोजगार मिलेगा ना।
जो योग्य है उसी को तो रोजगार मिलेगा। जो योग्य होगा। हाँ, अभी तक पिछले सरकार में भी यही हुआ था, जितना भर्ती आती थी मोदी सरकार ने भी वादा किया था कि हम भर्तियां देंगे, लेकिन इस बार ये है कि हाँ आप पेट्रोल महंगा को तो हर चीज रोजगार आपको ये चाहिए ना कि लोग बोल रहे हैं कि हाँ मंदिर बना दिए, मस्जिद बना, हॉस्पिटल बना दिए, ठीक है बना दिए, लेकिन हम क्या मस्जिद में या फिर हॉस्पिटल में पैसे चाहिए ना, हम खुद का घर नहीं बसा पाएंगे तो फिर क्या करेंगे। जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी का नाम नहीं लिया। समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं पर रेड हुई है, लेकिन कहा है कि दाल में कुछ काला है। 68 करोड़ के कबूलनामे का जिक्र वो कर रहे हैं इनकम टैक्स चोरी पर। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव के करीबियों के ठिकानों पर हुई इनकम टैक्स के छापे से जुड़ी चौंकाने वाली डिटेल सामने आई है। आयकर विभाग ने लखनऊ, मैनपुरी, मऊ, कोलकाता, बेंगलुरु समेत कुल 30 जगह पर एक साथ हुई छापेमारी के बाद गड़बड़ झाले की जानकारी साझा की है। आयकर विभाग को कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। मैनपुरी जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज यादव की आरसीएल कंपनी का भी कंस्ट्रक्शन का काम है और टर्नओवर 150 करोड़ से अधिक का है। छापेमारी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के खातों में करोड़ों रुपए के फर्जी खर्च सामने आए हैं। कंपनी के निवेशकों के पास 86 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय सामने आई है, जिसमें से 68 करोड़ की आय को कंपनी के मालिक ने स्वीकार भी किया है। फर्म की अकाउंट बुक को खंगालने के बाद सामने आया है कि चंद सालों में कंपनी का टर्नओवर 150 करोड़ से ऊपर हो गया। दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के बेंगलुरु स्थित मेडिकल कॉलेज को संचालन करने वाली ट्रस्ट के ठिकानों पर छापेमारी में वित्तीय हेराफेरी के सबूत मिले हैं। करीब 80 लाख रुपए बेनामी खाते में ट्रांसफर करने की बात सामने आई है। ट्रस्ट के बाहर भेजी गई रकम में दुबई की मरकज नॉलेज सिटी ट्रस्ट में भी फंड ट्रांसफर किया गया, जिसे इनकम टैक्स ने सीधे तौर पर फेमा नियमों का उल्लंघन माना है। इतना ही नहीं, जांच में सामने आया कि एडमिशन फीस के तौर पर 3 सालों में 10 करोड़ नकद लिया गया, जिसमें से 4 करोड़ 80 लाख की रकम ट्रस्टी यानी राजीव राय ने अपने निजी प्रयोग में ली है। माहौल चुनाव का है, लिहाजा इनकम टैक्स रेट को लेकर सियासत का बाजार गर्म है। उनके छापों से कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो हिसाब रखने वाले लोग हैं और पाई पाई का हिसाब देने वाले लोग हैं। लेकिन उनसे एक सवाल है कि देश के गृह मंत्री के सुपुत्र जय शाह की संपत्ति 1 साल में 16,000 गुना बढ़ती है, उन पर क्या आप छापे मार पाएंगे? आयकर विभाग पर प्रश्न खड़े कर रहा है। अगर कोई भी संस्था कार्रवाई करती है, कानूनी कार्रवाई करने खड़ी होती है देश में, तो विपक्ष सारा एक सुर में क्यों खड़ा हो जाता है? आखिर आपको देश की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? अपराधियों पर कार्रवाई करें तो पुलिस पर प्रश्न खड़ा करते हैं, आतंकवादियों पर कार्रवाई करें तो आप सेना पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं। ये सारे विपक्ष की प्रवृत्ति बन चुकी है। फिलहाल इनकम टैक्स की टीम छापेमारी में मिले दस्तावेजों को अभी भी जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और जांच पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल बीते दिन प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था कि उनके बच्चे के इंस्टाग्राम भी हैक हो गए हैं। अब सरकार ने खुद संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। संतोष कुमार, आज तक। मैं बनारस में हूँ, यहाँ गंगा की धारा है और इसी धारा से मल्लाह समाज के लोग जुड़े हुए हैं और तभी आप देख रहे हैं मल्लाह समाज को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जैसे जंग छिड़ गई। दरअसल पूर्वांचल की लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जिस पर मल्लाह समाज के लोगों का दबदबा है और इसीलिए ये जंग आप देख रहे हैं। कोई अल्लाह और मल्लाह का नारा दे रहा है, कोई अपने अपने तरीके से जाति को साधने की कवायद में लगा है कि पूर्वांचल की बाजी मार ली जाए। जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्लाह हो, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्लाह है। अगर मल्लाह चाहेगा पूरा पंख का सब चाहेगा तो आपकी नाव जो है भवसागर को पार कर देगी। और मैंने एक सेना तैयार की है, वो सेना हिसाब मांगने वाली है। जब रावण से हिसाब मांगा था कि ऐसा क्यों किए हो, उसी तरीके से पिछली सरकारें रावण जैसे रणभेरी बच चुकी है और सियासी सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर कूच कर चुके हैं। पार्टियां अलग अलग हैं, मुद्दे अलग अलग हैं, नारे अलग अलग हैं, लेकिन केंद्र बिंदु में पिछड़ी जाती है। वही पिछड़ी जाति जिसे रिझाने के लिए नए नए चुनावी नारे बाजार में लॉन्च किए जा रहे हैं।
मल्लाहों ने 3-3 बार नाव पार की, इन्होंने नाव डुबोई है। अब मल्लाह अगर डुबोने पे आ गया तो कोई धरती का आदमी बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता। तो मल्लाहों ने भी ठान लिया है, अब बीजेपी की नाव डुबोनी है। डुबोनी है कि नहीं बताओ? डुबोनी है। तो मल्लाह जब डुबेगा तो कोई नहीं बचा सकता। ऊपर अल्लाह है और नीचे मल्लाह। अगर अल्लाह न चाहे और अल्लाह मल्लाह दोनों न चाहे तो कोई बीजेपी को बचा सकता है बताओ? कश्यप सम्मेलन में 11 नवंबर को जो नारा मुजफ्फरनगर में लगा था, अब वही नारा समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने बुलंद किया है। अल्लाह और मल्लाह के नारे पर बड़ी टिप्पणी बीजेपी के साथ गठबंधन की गाड़ी में सवार संजय निषाद की आई। हमारे लोग बसपा के लोगों को पूछेंगे कि पिछली बार 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, आपने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो मेरे आरक्षण पर रोक कैसे लगा दिया? हमारा तालघाट वर्ग 3 वर्ग 4 की जमीन छीनने के बाद हम लोगों ने बसपा से सत्ता छीन ली और अब हमारे मोहल्ले में हाथी के लोग जाएंगे तो बांध कर पिटाई करेंगे। समाजवादी पार्टी से भी पूछेंगे कि फूलन देवी के जो हत्यारा है वो हत्या की सीबीआई जांच की मांग रामविलास पासवान ने की थी, तो मुलायम सिंह ने क्यों आवाज नहीं उठाई? उनकी मांग जो है, आज फूलन देवी की जो जमीन थी, आज ये फूलन देवी भदोही की सांसद थी, इसीलिए इनको जगाने आया हूँ। स्पेशल रिपोर्ट की ये विशेष पेशकश आज आप काशी से देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात उत्तर प्रदेश की सियासत की हो रही है। गंगा किनारे हम खड़े हैं, काशी की धरती है, आरती खत्म हो चुकी है, लेकिन शाम के इस पहर में मोदी बनाम अखिलेश ये जंग कहां जा रही है, ये बताने से पहले आपको बता दें कि कैसे अब मुस्लिमों पर राजनीति देश में हो रही है। क्योंकि बलदेव सिंह औलख जो दरअसल मंत्री हैं यूपी सरकार के, उन्होंने कह दिया है कि मुस्लिम सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें शिक्षित नहीं करते हैं, यानी जनसंख्या के मुद्दे पर वो मुस्लिम समुदाय को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के एक मंत्री योगी सरकार के कहते हैं कि 2 नहीं 3 होने चाहिए, जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब चुनाव बच्चों की संख्या पर आ गई है, लेकिन काशी में मौजूद हैं। इस पॉलिटिक्स पर बात करें उससे पहले योगी या फिर अखिलेश, कौन? योगी जी आएंगे अब की बार भी। हर हर गंगे हर हर मोदी, जय श्री राम। मैं ना यहाँ पे मेरा बचपन बीता है, मैं 30 साल के बाद आई हूँ, बहुत अच्छा लगा हमें। अब बहुत बदलाव आया है, बहुत कुछ बदला है, बहुत बनारस, बहुत कुछ। हम यूरोप से आए, बार्सिलोना से। मोदी जी ने काम किया है, योगी जी आएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए, घाट के किनारे क्या लोग कह रहे हैं आपने सुन लिया, अब ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए। यूपी में चुनाव आते ही मुस्लिमों की बात शुरू हो गई है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुसलमान किसके साथ हैं? कोई एक मुश्त समाजवादी पार्टी के साथ बता रहा है तो कोई बीएसपी और कांग्रेस के साथ। कुछ का दावा ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी मुसलमान जा रहे हैं। अब यूपी में मुसलमानों की इस गुणा भाग के बीच बीजेपी ने जो ध्रुवीकरण की राजनीति चली है उसमें मुसलमानों की इज्जत ही उतार कर रख दी है। जी हाँ, योगी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं मुसलमान तो सिर्फ बच्चा पैदा करता है और खाता है। बच्चे पैदा तो पहले से ही वो कर रहे हैं, उनको रोक कौन रहा है? उनका खाना पीना और उसके बाद बच्चे पैदा करना। उनकी सोच नहीं है कि हमारे बच्चे की अच्छी जगह पढ़े, उनकी सोच नहीं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, उनकी सोच नहीं है कि हमारी बच्चियां बेहतर किसी जगह पे। मुसलमानों पर इस तरह की राय रखने वाले बलदेव सिंह औलख इकलौते सिख मंत्री यानी खुद अल्पसंख्यक हैं, लेकिन इन्होंने मुसलमानों पर जो विचार परोसे हैं, अगर उससे पहले बलदेव सिंह अपने ही अगल बगल झांक लें तो ठीक होता। क्योंकि योगी सरकार के दूसरे मंत्री सुनील भराला ने जो बच्चे पैदा करने को लेकर बयान दिया है, तो शायद बलदेव सिंह औलख मुसलमानों पर इतना ना बोल पाते। हम 2 और हमारे 3 कुल मिलाकर के 5 करने चाहिए। किन्हें करने चाहिए? सभी को, देश को अन्य बूढ़ा हो जाएगा देश ही। अब योगी सरकार के ये 2 मंत्री हैं, बलदेव सिंह औलख और सुनील भराला। बच्चे पैदा करने पर दोनों में से किसके उच्च विचार हैं, इसका फैसला करने के लिए तो बड़े काबिल जजों को बिठाना पड़ेगा। लेकिन मंत्री जी की जुबान है
कि कुछ भी बोलने और सोचने से पहले कैंची की तरह चल जाती है। एक जनसंख्या के लिए सीधे सीधे मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, दूसरा जनसंख्या बढ़ाने की अपील कर रहा है। खुद बीजेपी के पास भी इसका जवाब नहीं है। देखिए, अपने अपने लोगों के विचार हैं, वो रख सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जनसंख्या सभी लोगों के लिए, सभी देशवासियों के लिए चिंता का विषय होती है। यूपी सरकार के सुनील भराना और बलदेव सिंह ने जो बयान दिए हैं वो बहुत ही अनैतिक, अमर्यादित बयान है और एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। इन लोगों को सामंती व्यवहार और सामंती भाषा बहुत पसंद आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। बच्चे पैदा करने पर योगी सरकार के 2 मंत्रियों में ही इत्तेफाक नहीं है, लेकिन बलदेव सिंह औलख ने बच्चे पैदा करने पर मुसलमानों को टारगेट किया है। ऐसे में उनकी इस विवादित टिप्पणी पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क रहे हैं और बलदेव सिंह औलख को जाहिल और अनपढ़ बता रहे हैं। वो जाहिल है, अनपढ़ है, आंखों की कमजोरी कम है और ऊपर वाले ने, खुदा ने उनसे सोचने समझने का सलीका छीन लिया है, इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बक रहे हैं। इनको ये पढ़ना चाहिए कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद जाकर कहा कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं। जाइए मोदी से कहिए क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट को, और बताइए उत्तर प्रदेश का TFR रेट क्या है। उनको TFR के माने भी नहीं आते होंगे, जहालत है उनकी। आज हम आपको बताएंगे कि ओवैसी जिस TFR की बात कर रहे हैं आखिर वो क्या है, और भारत में मुसलमानों की आबादी पर ताजा आंकड़े और रिपोर्ट क्या कहती है। क्या भारत में मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं? लेकिन उससे पहले खुद ओवैसी की पार्टी के नेता का एक बयान आपको सुनाते हैं। जी हाँ, AIMIM के नेता गुफरान नूर ने हाल ही में मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए विवादित बयान दिया था। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, 1 बच्चा 2 बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? वोट नहीं होगा। अब ओवैसी की पार्टी के नेता गुफरान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसी पर यूपी के मंत्री बलदेव सिंह भी बड़बोले बन गए और अपनी जुबान पर कंट्रोल खो बैठे। बच्चे पैदा तो पहले से ही वो कर रहे हैं, उनको रोक कौन रहा है? उनका खाना पीना और उसके बाद बच्चे पैदा करना। उनकी सोच नहीं है कि हमारे बच्चे की अच्छी जगह पढ़े, उनकी सोच नहीं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, उनकी सोच नहीं है कि हमारी बच्चियां बेहतर किसी जगह पे। मगर योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें आई हैं, उन्होंने बिना भेदभाव के सब बच्चियों को पढ़ाने का काम किया, बच्चों को पढ़ाने का काम किया, उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया। हाँ, हम ये चाहते हैं कि भाई देखिए, आज़ादी के लिए अगर देश को हमारी ज़रूरत पड़े, उसके लिए बच्चे होना भी ज़रूरी है। और खाने के लिए तो ये है, मैंने ये भी कहा था कि देखिए, ऊपर वाला अल्लाह ताला है खिलाने वाला है। आप क्यों डरते हो किसी से? भाजपा से क्यों डरते हो? हैं, मेरा सदर अल्लाह से डराता है। ये लोग जो सेकुलर नामनिहत पार्टियां हैं वो इंसानों से, मोदी से, भाजपा से डराती हैं। तो क्यों? हम में और इन लोगों में यही फर्क है कि हम लोग अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है और इसके सिवा कोई नहीं। अब यूपी चुनाव में मुसलमानों के बच्चों पर बात निकली है तो शायद दूर तलक जाए, क्योंकि इससे पहले जिन्ना और लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर भी राजनीति खूब हो रही है। संभल से अनूप कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में लगभग 19% मुस्लिम आबादी है। 19% मुस्लिम आबादी जिस तरफ जाएगी, यानी उसका पलड़ा भारी होगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें पूरी ताकत झोंकती हैं। अब बीजेपी की मुश्किल ये है कि कहीं एकजुट होकर एक मुश्त ये वोट किसी एक तरफ ना चला जाए, क्योंकि वो फिर बड़ा प्रतिद्वंदी बन के सामने खड़ा हो जाएगा। क्या इसीलिए सोच समझकर मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं वाला बयान दिया गया है? आइए आपको आंकड़ों के नजरिए से जरा समझाते हैं कि महिला प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट जो है वो यूपी में आंकड़े क्या कहते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर यूपी में तगड़ी सियासत चल रही है।
लेकिन अभी कुछ दिनों तक सवाल बना रहेगा कि मुसलमान किसके साथ जा रहे हैं, कितना समाजवादी पार्टी के साथ और कितना अलग अलग पार्टियों के साथ। लेकिन ये जरूर साफ है कि मुसलमान ध्रुवीकरण की राजनीति का हथियार जरूर बन रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी खुलकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार में मुसलमानों के ताल्लुक से पूरे मुल्क में एक नफरत की फिजा पैदा कर दी गई है और न सिर्फ उनको शक की निगाह से बल्कि उनको एंटी नेशनल के नाम से जाना जाता है और ये पैगाम दिया जा रहा है कि हर मुसलमान गाय को काटता है, हर मुसलमान नेशनलिस्ट नहीं है और मुसलमानों को एक किस्म से डरा कर, एक किस्म से उनसे नफरत पैदा करके राजनीति हो रही है बीजेपी की तरफ से। और रहा सवाल डेवलपमेंट का, तो आप बता दीजिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कितने मुसलमानों को उन्होंने घर दिए। यहाँ पर आपने अंसारी जो बुनकर है उनकी इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया, फ्लैट रेट नहीं देकर बिजली का। कुरैशी बरादरी का उनका बिजनेस है मीट का, उसको आपने खत्म कर दिया। और फिर आए दिन कोई ना कोई सा वाकया होता है जहां पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। तो ये तो सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन है भाई। प्रधानमंत्री अगर क्यों नहीं जामा मस्जिद को डेवलप करते, क्यों नहीं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को डेवलप करते, अजमेर शरीफ की दरगाह को, बल्कि ज्ञानवापी की मस्जिद को। भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्यों नहीं आप मदरसा में जो 50,000 टीचर हैं उनकी तनख्वाह 5 साल से आप नहीं दिए, क्यों नहीं आप माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन कर देते। तो ये सब क्या बताता है आपको। 2022 के यूपी चुनाव में ओवैसी का एक सूत्रीय एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। अभी तक ओवैसी को बीजेपी की टीम बी होने के आरोप लगते थे, लेकिन इस बार यूपी चुनाव में ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में ओवैसी अपने भाषणों में पूछ रहे हैं, एक बार योगी और अखिलेश बैठकर तय कर लें कि वो किसके एजेंट है। हमारा हाल तो ऐसा है कि योगी बोलते ये समाजवादी का एजेंट, अखिलेश बोलते ये बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस बोलते ये बी टीम। तो एक बात तो मालूम हो गई कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, यानी मैं लैला हूँ, ये और अब यूपी में मुसलमानों पर राजनीति घूमते घूमते बच्चे पैदा करने पर आ गई है। यूपी के मंत्री बलदेव सिंह औलख कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ बच्चा पैदा करते हैं और खाते हैं। ओवैसी के नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, वरना ओवैसी देश के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। अब भारत TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट यानी महिलाओं की प्रजनन दर के आंकड़े क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो सुनिए, भारत के सभी धर्मों की महिलाओं में प्रजनन दर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR तकरीबन 2 हो गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का डेटा कहता है कि TFR जो कि 2016 में 2.2 पर था, अब कम होकर तकरीबन 2 हो गया है। यानी एक महिला अपने जीवन काल में बच्चों को जन्म देने की औसत 2.2 से घटकर 2 संख्या हो गई, जिसका अर्थ है कि देश की जनसंख्या अब लगभग स्थिर हो गई है, यानी उसमें बढ़ोतरी बहुत ही मामूली है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के दूसरे चरण के आंकड़ों के मुताबिक गर्भ निरोधक प्रसार दर यानी CPR अब 54% से बढ़कर 68% हो गई। ये भी इस बात के संकेत है कि जनसंख्या अब स्थिर हो गई। अब सवाल ये है कि नेता आंकड़ों से आंख मूंद कर क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं। मुसलमानों के बारे में ये बोलना कि वो सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं और खाते हैं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है। बीजेपी अपनी नीतियों से इस वोट बैंक को साधने की उम्मीद में है, तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की जदोजहद कर रही है। बात असदुद्दीन ओवैसी की करें तो उन्होंने 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के चुनावी कार्यक्रम में मुसलमानों से अपील की है कि वो एक राजनीतिक ताकत के रूप में एकजुट हों। मगर मैं आज आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को अपनी एक सियासी अलहायदा ताकत बनाने की जरूरत है। आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। उत्तर प्रदेश में कुल आबादी के मुकाबले लगभग 19% मुस्लिम जनसंख्या है।
और ये 19% वोटर एक मुश्त होकर किसी भी पार्टी के लिए ताकत बन सकते हैं। और ओवैसी क्या है लेकिन उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के मन में क्या सोचता है मुस्लिम मतदाता? ये जो जिन्ना को बार बार लाया जाता है, ये जो हिंदू मुसलमान होते हुए हम देखते हैं। दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक। जब जब चुनाव करीब आता है, जिन्ना पर तनाव शुरू हो जाता है। अखिलेश यादव जिन्ना का नाम लाते हैं, बीजेपी उसे लपक लेती है। आखिर हर चुनाव के पहले हिंदू मुसलमान होने पर क्या सोचता है वोटर, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा के चुनाव चौखट पर हैं और मुस्लिम वोटर्स को लेकर शोर मचा है। तो आइए आपको देवबंद लिए चलते हैं और वहीं से जानते हैं कि मुस्लिमों के मन में क्या चल रहा है। यहाँ के लोगों का एक ही सवाल है, मुसलमानों की याद चुनाव से ठीक पहले ही क्यों आती है? वोटों की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमानों को अलग क्यों कर दिया जाता है? क्यों चुनाव में जिन्ना का नाम आता है? आखिर आजादी की लड़ाई में मुसलमान पाकिस्तान या जिन्ना के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए लड़े। इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि उनका 20% वोट है, तो इसलिए उनको उछाला जा रहा है इस मुद्दे को। क्यों? बगैर इलेक्शन के भी तो मुसलमान इसी इंडिया में रहते हैं ना, तब उनको क्यों नहीं पूछा जाता? और सब भाईचारे से रहते हैं, ऐसा नहीं है कि भाईचारे के बिना रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में सब लोग हैं, सब आराम से एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। जब इलेक्शन टाइम आता है तब हिंदू मुसलमान सबको अलग अलग कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है कि इससे उनकी वोट राजनीति बनती है। अब देखिएगा, एनआरसी का मुद्दा था, उसमें मुसलमान को क्यों अलग किया गया? क्या वजह थी? आजादी में क्या मुसलमानों ने साथ नहीं दिया? आजादी की लड़ाई में मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं लड़े, जिन्ना के लिए नहीं लड़े, वो लड़े हैं अपने देश के लिए। आज तक ब्यूरो। काशी की पवित्र पावन धरती है और यहीं से पूर्वांचल की हुंकार भरने के लिए तमाम राजनेता पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी से एक अलग रिश्ता है, लेकिन इस बार रिश्ता तो निपटाना है जनता को। किसका पलड़ा होगा भारी, कौन जीतेगा पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का संग्राम, इसी पर आज आप देख रहे थे काशी से स्पेशल रिपोर्ट।